आकाश आनंद के निष्कासन के बाद युवा जो है वो बड़ा नाराज है। क्या कुछ असर पड़ेगा ये आकाश आनंद के निष्कासन से? देखिए, आकाश भाई का जो निष्कासन हुआ है, ये समझना होगा कि उनसे हमें फ़ायदा कितना हुआ। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तो नुकसान तो तब होगा जब कोई फ़ायदा हुआ होगा। बहन जी ने उनको जब उत्तराधिकारी घोषित किया, तो वो लोग बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई ये पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है। और जब बहन जी ने उसको बीच में रोक दिया, वही लोग ये बोल रहे थे कि भाई बहन जी तो अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बहन जी नहीं चाहती कि बीजेपी के खिलाफ बोले, इसलिए इनको पद से हटा दिया है। उसके बाद फिर बहन जी ने दोबारा लिया, फिर उन्होंने रोना रोया, आज उनको फिर निष्कासित कर दिया। फिर वो आज बोल रहे हैं कि भाई बहन जी ने इसलिए उनको वापस कर दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो लेकिन जो लोग मिशन को समझते होंगे, जो बहन जी के प्रति वफादार हैं, जो ये समझते होंगे कि भाई हमारी पार्टी का मकसद क्या है, तो उनको किसी के निकल जाने से और किसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बागपत विधानसभा अध्यक्ष के साथ हैं। हमारे साथ आवेश जी है जो कि बागपत विधानसभा के अध्यक्ष है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में है। आज उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और क्या कुछ तैयारियां चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आवेश भाई आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जिस विधानसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो 2012 में बसपा के पास थी, अब 2027 में बेशक बहुजन समाज पार्टी वापसी चाहती है, तो अभी आपकी तैयारियां कैसे चल रही विधानसभा में? देखिए, बहन जी ने बहुत सख्त आदेश दे रखे हैं अभी कि हमें जो 27 है उसकी तैयारी अभी से ही करनी है। और जो हमारा संगठन है उसको मजबूत करने के लिए बहन जी ने बहुत नई तरह की रणनीति यहाँ पर का इस्तेमाल किया है। तो हमारा जो कमेटियाँ हैं, जो हमारा संगठन जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से बसपा को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी माना जाता है, जिसको उनको एक संगठन के रूप में देखा जाता है, तो उसको मजबूत करने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो आज कल भी मीटिंग थी और अभी 20 तारीख को भी मीटिंग है। तो हम अपने पहले जो संगठन है उसको मजबूत करके हम बहुत दमदारी के साथ में 2027 में चुनाव लड़ेंगे। अभी माननीय कांशीराम साहब की जयंती का अभी समय आ रहा है, तो 15 तारीख के लिए क्या दिशा निर्देश है? जी, 15 तारीख का बहन जी ने जो मंडल के लोग हैं उनको जगह जगह पर चयनित करके उनका जो माननीय कांशीराम साहब की जो जयंती है उनको मनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है, तो वहाँ पर हमारे मंडल, मेरठ मंडल के लोग वहाँ पर जाकर के उस प्रोग्राम को में शामिल होंगे। और जो लखनऊ के लोग हैं वो लखनऊ में अंबेडकर जो पार्क है वहाँ पर जाकर के सम्मिलित होंगे। जी। तो अभी 2027 में जो चुनाव होंगे, सब तरफ यही बात चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी वापसी करेगी या फिर करना चाहती है। क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? एक तरफ योगी मोदी का डबल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, दूसरी बात वो ये बता रहे हैं, मतलब वो अपने एडवर्टाइज के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई हमने इतना विकास किया है, गांव में रोशनी दी है, घर दिए हैं, इवन राशन दिया है। तो ये तो सारी चुनौतियां हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो आज योगी और मोदी की जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं, वो सरकार में आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी देश और प्रदेश की अगर तरक्की होती है, तो वो हमारी जो लोगों की आय है, या हम कहें कि जो रोज़गार हमको मिलते हैं, उस रोज़गार से उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसके बदौलत हम कह सकते हैं कि इस देश की और प्रदेश की तरक्की हुई है। लेकिन आप देखिए कि कहीं रोज़गार है नहीं, और आए दिन हमारे उत्तर प्रदेश में जातीय जो उत्पीड़न होते हैं, आप मेरठ के अंदर देख लीजिए अभी, या अभी मथुरा के अंदर देख लीजिए, बारात के साथ में मारपीट हुई। तो ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ पर
जातीय उत्पीड़न नहीं हो रहे हो, जहाँ पर हिंसा नहीं हो रही हो, लेकिन ढोल ये पीटा जाता है कि योगी का जो सरकार है उसमें कानून का राज स्थापित है। लेकिन ये जब ढोल पीटा जाता है तो ये मीडिया के द्वारा पीटा जाता है। लेकिन मीडिया जो खबरें जातीय उत्पीड़न हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उसको नहीं दिखाती। संभल में आप देख लीजिए कितना बड़ा एक दंगा हुआ। तो योगी की जो सरकार है वो अपने अधिकारियों से ये सारा काम करा रही है। लेकिन बसपा तो सड़कों पर फिर नहीं निकल रही है इसके खिलाफ में। इस सारे एट्रोसिटीज अगर होती है या उत्पीड़न होता है, इसके खिलाफ बसपा तो कहीं नहीं नजर आती। देखिए, बसपा अपना जो काम है, जो काम शुरू से ही वो करती आ रही है, उसी पैटर्न पर वो काम कर रही है। अब सड़कों पर उतरना या फिर हम कहें कि भाई उनके खिलाफ में बात करना, ये सारा बहन जी अपने अपने हिसाब से वो करती हैं। लेकिन जो बहन जी बोलती है वो बात मीडिया नहीं दिखाती है, तो वो बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन बहन जी ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बात करती हो, या जो भी कोई हिंसा या घटना होती है उसके अगेंस्ट में बहन जी नहीं बोलती हो। तो हर दिन आप बहन जी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, बहन जी की प्रेस जो नोट होते हैं उनमें आप देख लीजिए कि कोई ऐसा प्रेस नोट नहीं, कोई ऐसा ट्वीट नहीं जिसमें बहन जी इनकी नीतियों के खिलाफ बात नहीं करती हूँ। जो भी ये नीति हमारे समाज के खिलाफ होती है, देश की जनता के खिलाफ होता है, उस नीति के खिलाफ हमेशा बहन जी मुखर होकर के बोलती हैं। लेकिन वो बात हम तक नहीं पहुँचती, क्योंकि जो ये मीडिया है वो बहन जी को पसंद नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि बहन जी मीडिया को पैसा नहीं देती है, और जो पैसा देते हैं वो उनकी खबर चलाते हैं। तो जो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर हम बोलते हैं जिसको, तो वो आज कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार नहीं है। वो हमें दिखता है कि भाई आपको निष्पक्ष होकर के खबरें दिखानी चाहिए। आपको सारी जो बातें हैं, जहां अगर गलत जो सरकार करती है उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो हमारा मीडिया है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार नहीं है। अच्छा, देखिए अब उत्तर प्रदेश में मीडिया तो एक है ही सवाल, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और सारी चीज़ें अब सिर्फ मीडिया नहीं, हर आप लोगों को भी जब हम बात करते हैं तो लोगों ने भी मन बनाया है भाजपा को लेकर। तो ये भाजपा का जो विकास कार्य जिसे वो कह रहे हैं, वो विकास कार्य हावी होगा बसपा पर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में हम विकास का जो ढोल पीटा जाता है वो मीडिया के थ्रू पीटा जा रहा है, लेकिन विकास हमें दिखता कहाँ पर है। आप देखिए, जब अगर लोग उस देश के खुशहाल नहीं है, लोगों के साथ में राशन दिया है। देखिए, राशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप सोचिए ना कि हम जब राशन की बात करते हैं, अभी बीजेपी के नेताओं ने बोला कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए 80 करोड़ लोग, इसका मतलब ये है कि वो उनको राशन की ज़रूरत है, वो इतने सक्षम नहीं हुए कि वो राशन को खुद खरीद सके। तो सरकार राशन दे कर के लोगों को अपने से एसोसिएट करके रखना चाहती है, लेकिन डिपेंडेंट बना रहे। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी नीति थी कि उसकी राशन का नहीं, हम उसके जीवन भर के राशन का इंतजाम करेंगे। और वो जीवन भर के राशन का इंतजाम तब होता है जब हम उनका रोजगार का इंतजाम कर दें। देखिए 2027 में बसपा कहाँ रहेगी, क्या किन मुद्दों को लेकर बसपा चुनावी मैदान में रहेगी, क्या है? देखिए, बसपा जो राजनीतिक पार्टी जब बनी थी, तो तब भी और ये आज भी जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसके खिलाफ, वो सामाजिक व्यवस्था हमारे देश की सही नहीं है। तो ये जो पार्टी है, इसका मकसद हमारे देश के अंदर समानता स्थापित करना है, इस देश के अंदर समतामूलक समाज को बनाना है। तो जो बेसिक मुद्दे होते हैं, आप देखिए, जब बहन जी की सरकार 2007 से 12 में रही, या 1995 में जब बहन जी पहली बार बनी थी, तो 1,45,000 जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश में, उनको बहन जी ने जेल में डाला। तो जब गुंडा राज खत्म हुआ तो देश में अमन चैन, प्रदेश में अमन चैन स्थापित हुआ। तो बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए जो आज तक किसी भी प्रदेश में आज तक नहीं हुए। यूनिवर्सिटीज़ बनाई, स्कूल्स खोले, इंटर कॉलेज बनाए, तो रोजगार इतने दिए, इतनी निष्पक्ष भर्तियां हुई
कि जैसे 41,000 कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, तो जब बच्चे दौड़ में भाग रहे थे तो उनके पैरों में मीटर लगाए हुए थे। तो यहाँ पर अगर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई लड़का दौड़ लगा रहा है तो वो रिकॉर्ड लखनऊ में हो रहा था। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जो विकास के कार्य है हम्म। वो बहन जी ने करके दिखाए, और उस विकास के कार्य के बदौलत ही अगर इस देश की भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर भी कोई आदमी है, अगर उनसे भी आप ये बात पूछेंगे कि भाई बहन जी का शासनकाल कैसा रहा, हम्म। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो आप बहन जी के शासनकाल को याद नहीं करता हो या उनके खिलाफ कोई भी बात लेकिन कर अब सकता है। ना ऐसा है ना भाभी जी, आवे जी की जो चुनाव है वो तो वोटों से ही जीता जाएगा। तो अब ये कहा जाता है कि बसपा बिना गठबंधन से कुछ नहीं कर सकती। ये माहौल होने जा रहा है। देखिए, गठबंधन की बात करें तो बहन जी ने साफ तौर पर ये बताया हुआ है, अभी जो बहन जी ने बोला हुआ है कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। और वो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा गठबंधन 3 बार हुआ, जिसको हम प्री बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अलायंस बोलते हैं। तो वो 1993 में हुआ, 95 में हुआ और 2019 में हुआ। तो तीनों गठबंधन में जो हमने एक्सपीरियंस लिया, वो एक्सपीरियंस ये था कि भाई हम हमारी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो बहन जी के कहने पर दूसरी पार्टियों को वोट कर देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का जो खुद का वोट बैंक है वो उनके कहने पर बीएसपी को वोट नहीं करता। ये एक्सपीरियंस हमने एक लिया। दूसरी बात क्या है, हम गठबंधन करेंगे इनसे, एक बात कि अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के पास खुद का क्या वोट बैंक है? कांग्रेस हमारे वोट बैंक के ऊपर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो दलित है, वो मुस्लिम है, और वही वोट बैंक हमारा है। दूसरी बात समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी का जो 20 वोट बैंक है वो यादव समाज है। यादव समाज खुद समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता, यादव समाज खुद बीजेपी को वोट करता है। तो हम इनसे गठबंधन करके हमको क्या मिलने वाला है? अगर हमें गठबंधन करना है तो हमें गठबंधन समाज के साथ करना है, और उस समाज के साथ जिस समाज के लोगों को हमने राज्यसभा तक पहुंचाया, जिन समाज के लोगों को हमने सांसद और विधायक बनाया, तो वो समाज के साथ में अगर हमारा गठबंधन होता है तो हम इस 2027 के अंदर हम अपनी सरकार बना लेंगे, या उन समाज को हम ये बात बता पाए कि भाई ये जो दूसरी पार्टियां हैं और हमारी पार्टी, उन दोनों में क्या फ़र्क है, उन पार्टियों से आपका कैसे नुकसान वो कर रही हैं और हमारी पार्टी में आप लोगों को कैसे फ़ायदा मिला। तो अगर हम उन समाज के साथ गठबंधन करें तो हमारा ये फ़ायदा हो सकता है। अभी बागपत का क्या स्टेटस है, बागपत विधानसभा का? देखिए, बागपत में मैंने कहा कि हम अभी हमारा जो संगठन है हम उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, बाकी बात बागपत के जो अभी जो विधायक है, सिटिंग विधायक, वो ठीक का है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो विधायक है और सांसद है, तो अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि अखबार में खबर आई है कि उनके पास जो निधि है, अधिकारियों ने ये बात अनाउंस की है कि वो अपनी निधि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन वो पैसा लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे ही पिछली बार का जो विधायक और सांसद रहा, उनकी निधि का भी पैसा अभी तक बचा हुआ है। तो उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ करके बीजेपी के नाम पर वो सीट तो ले लिए हैं, लेकिन काम कैसे करना है, काम कौन सा करना है, किस तरीके का काम होगा, उनके पास कोई नीति और रणनीति नहीं है, ना ही वो कर पाएंगे। तो हमारा, आप क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, ना हमारे यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटीज़ है, ना हमारे यहाँ पर कोई एक अच्छा कॉलेज है। पूरे बागपत में आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा, ना यूनिवर्सिटी मिलेगी, और ना ही कोई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारे यहाँ का बहुत बुरा हाल है। तो जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ के लोग समझ पा रहे हैं और बीएसपी के लिए रात दिन लगे हुए हैं कि हम बीएसपी को 2027 में वापस लाएंगे, जिससे कि हमारे विकास के कार्य हो सके। एक और बात है, एक खबर चल रही है कि भाई आकाश आनंद के निष्कासन के बाद युवा जो है वो बड़ा नाराज है। क्या कुछ असर पड़ेगा ये आकाश आनंद के निष्कासन से? देखिए, आकाश भाई का जो निष्कासन हुआ है, ये समझना होगा कि उनसे हमें फ़ायदा कितना हुआ। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें,
तो नुकसान तो तब होगा जब कोई फायदा हुआ होगा। रही बात आकाश के जो लोग आकाश के पार्टी से निष्कासित करने के बाद रो रहे हैं, मैंने देखा कि वो लोग जब बहन जी ने उनको जब उत्तराधिकारी घोषित किया तो वो लोग बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई ये पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है। और जब बहन जी ने उसको बीच में रोक दिया, वही लोग ये बोल रहे थे कि भाई बहन जी तो अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बहन जी नहीं चाहती कि बीजेपी के खिलाफ बोले, इसलिए इनको पद से हटा दिया है। उसके बाद फिर बहन जी ने दोबारा लिया, फिर उन्होंने रोना रोया, आज उनको फिर निष्कासित कर दिया, फिर वो आज बोल रहे हैं कि भाई बहन जी ने इसलिए उनको वापस कर दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो लेकिन जो लोग मिशन को समझते होंगे, जो बहन जी के प्रति वफादार हैं, जो ये समझते होंगे कि भाई हमारी पार्टी का मकसद क्या है, तो उनको किसी के निकल जाने से और किसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि हमको पार्टी में क्या काम दिया हुआ है, हमें पार्टी में क्या काम करना है, हमारा मकसद क्या है, हमें अपने मकसद पर ध्यान देना है। आकाश आनंद तो युवाओं की भागीदारी के लिए काम कर रहे थे। तो युवाओं की भागीदारी तो बहन जी ने बहुत समय से 50% की कर रखी है पहले से ही। तो जो 50% का बहन जी ने दिशा निर्देश दे रखा है कि युवाओं की 50% की भागीदारी होनी चाहिए, तो ये पहले से ही है ये। तो उसकी नीतियों पर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। खाली आकाश भाई अकेले नहीं है कि वही बहन जी का आदेश को और निर्देश को समझ रहे हैं, ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक जिले में है जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो बहन जी के आदेश को समझते हैं और काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपको इस विचार के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। और ये विचार क्या है, जब तक आप उन लोगों के बीच में नहीं जाओगे जो इस विचार को समझते हैं, जो इस पार्टी की जो मकसद है उसको समझते हैं, तो तब तक आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। आज हमारा जो युवा वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है। हम कहें कि जैसे बाबा साहेब के नाम पर आज वो किधर भी चला जाता है, भटक जाता है। बाबा साहेब को नाम को लेकर के हमारे समाज को गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं। आज हमारी लड़ाई दोहरी है। वो लड़ाई कैसी है कि जब काशीराम साहब आए थे तो बाबा साहेब के नाम पर दूसरे लोग हमारे समाज को गुमराह नहीं करते थे, तो कम लोग थे जो बाबा साहेब के नाम को जानते थे। तो बाबा साहेब के नाम पर हमारा समाज इकट्ठा हुआ। तो आज क्या है कि कोई भी आदमी आकर के बोलता है कि जय भीम, मैं बाबा साहेब को मानता हूँ, तो हमारा युवा उस बाबा साहेब की वजह से, अपने महापुरुषों की वजह से, वो उनको बिना सोचे समझे उसके पीछे चल देता है। तो हमें हमारे युवाओं को ये समझना है कि बाबा साहेब के नाम पर जो लूट आज समाज में मची हुई है उसको हमें समझना है, और जो बाबा साहेब के सच्चे जो फॉलोवर्स हैं उन लोगों के बीच में बैठ करके हमें अपने सही मकसद को, अपने सही रास्ते को अपनाना है। अच्छा, बसपा का युवा चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या सोचता है? मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जो नहीं समझते हैं, जो मिशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या है कि चंद्रशेखर के पीछे चले जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर का मकसद क्या है, क्या बाबा साहेब का जो विचार है या जो बाबा साहेब ने हमें रास्ता बताया, क्या चंद्रशेखर खुद उस रास्ते पर है? वो एक छोटी सी बात बस मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि स्वाभिमान। आप समझिए कि बाबा साहेब का से हम जो एक चीज़ सीखते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बाबा साहेब से सीखी जा सकती हैं या सीखी जाती है। तो एक स्वाभिमान और चरित्र, ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो चंद्रशेखर जी हैं उसमें ना तो स्वाभिमान कहीं हमें नजर आता और ना हमें उनका चरित्र कहीं नजर आता है, जबकि ये दोनों सबसे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है। बाबा साहेब से अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है तो वो चरित्र और स्वाभिमान है। तो बाबा साहेब कितने बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और स्वाभिमान की वजह से ही लोग उनके घर आकर के, विदेशों से अंग्रेज तक लोग उनके घर आते थे और उनसे बात करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो ना बिकने वाले लोग आप हैं। ये स्वाभिमान इसलिए कह रहे हैं कि वो अखिलेश के इधर गए और रोए? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा
कि वो कभी भी वो अकेले के घर नहीं गए हैं। आप देख लीजिए, कभी वो कांग्रेस के घर चले जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, कभी बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, कभी वो कहीं हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी वो अखिलेश जी के सामने रोने लगता है कि बस मुझे भाई कह दे और मैं आपको, हाँ, मुझे सिर्फ भाई कह दे, मैं आपका फ्री में प्रचार कर दूंगा। अरे भाई, आप खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं एक नेता हूं, मैंने एक पार्टी बनाई है, उसके बावजूद आप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, जिन लोगों ने हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल संसद में फाड़ा, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी को हम दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों को हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे मिशन को सपोर्ट करेंगे या हमारे मिशन को फायदा पहुंचाएंगे? उन लोगों को हम जितवा करके और उस पार्टी के सामने, जिस पार्टी की नाम आप लेकर के आज जिंदा हुए हैं, अपनी पार्टी खड़ी की है, बहन जी के नाम ले लेकर के आप बोलते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, तो उसके खिलाफ आप उनका प्रचार कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे समाज का बहुत नुकसान किया है। आप समझिए कि कभी वो ऐसे एक चैनल में बैठ करके बहन जी के ऑफिस में फोन लगा देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने कार्यालय में फोन किया है, आप मेरी बहन जी से मीटिंग करा दीजिए। बाद में पता चलता है कि वो जो नंबर उन्होंने मिलाया वो हम बीएसपी कार्यालय का नंबर है ही नहीं। तो ये सब जो झूठ आप समाज के सामने फैला रहे हो, क्या समाज इस बात को नहीं समझ रहा है? तो युवाओं से मेरा जो संदेश है वो ये है कि आपको इन सारी बातों को समझना है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, आप अपने आपको विजडम का इस्तेमाल करना है। जब तक आप सिर्फ ओनली भावनात्मक रूप से कहीं भी जय भीम बोलने वाले के पीछे चले जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने महापुरुषों के रास्ते पर नहीं है, हम उनको धोखा दे रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। तो हमें इन सब बातों को समझ करके अपनी मकसद को समझना है। और सबसे बड़ी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अपने महापुरुषों के विचार को समझना शुरू करें। तो आप जब उसको जानना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करने की जरूरत है। तो हमारे साथ आवेश जी थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी बागपत विधानसभा के अध्यक्ष हैं। काफ़ी कम उम्र में वो इस मिशन मूवमेंट से जुड़ गए और देख सकते हैं जिस प्रकार से हम उनसे राजनीतिक चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, उनके विचार आपने सुने हैं। क्या कुछ आपका मानना है, कैसे देखते हैं इनके विचारों को, क्या सोच रहे हैं हमारी चर्चा को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।